तो दोस्तों आज एक ऐसी सुपरहिट मूवी देखेंगे जिसमें कचरा बीनने वाले दो लड़के रातों रात अमीर बन जाते हैं। और कैसे बने अमीर ये देख के आप एकदम हैरान हो जाओगे। और पिक्चर का नाम थ्रैश है और शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का किसी पे बंदूक ताने खड़ा हुआ है। उसके बाद एक वीडियो प्ले होता है जिसमें वो लड़का कहता है कि मेरा नाम राफेल है और जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो शायद मैं जिंदा ना रहा क्योंकि पुलिस मेरा पीछा कर रही है और मुझे मार डालना चाहती है क्योंकि मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ जो एक बड़े पॉलिटिशियन से जुड़ी हुई है। मैं और मेरा दोस्त इस प्रॉब्लम में फंसे हैं क्योंकि हमारे पास जॉस एंजेलो नाम के एक व्यक्ति का पर्स है। ये है जॉस एंजेलो जो अपनी बेटी के कब्र पे फूल रखने आया है और दुखी होकर अपने घर आ जाता है। उसके बाद वो बिल्डिंग से देखता है कि नीचे पुलिस की गाड़ियां आई हुई है। तभी वो अपने पर्स में कुछ सामान रख के बिल्डिंग के पीछे रास्ते से वो नीचे उतरने लगता है, पर पुलिस उसको देख लेती है और भागते समय पुलिस उसके पैर पे गोली मार देती है। तभी वो पर्स को नीचे फेंक देता है और पर्स नीचे गिर के कचरा उठाने वाली गाड़ी में गिर जाता है, पर पुलिस देख लेती है कि पर्स कहाँ गिरा है। उसके बाद ट्रक जाके एक लैंडफिल पे रुकता है जहाँ पे पूरा कचरा का पहाड़ होता है, जहाँ बड़े और बच्चे दोनों प्लास्टिक साइड निकाल के रिसाइकल बिन का काम करते हैं। और आप सभी के लिए एक छोटी सी सूचना दोस्तों, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखें जिससे कि लैंडफिल में इतना कचरा जमा नहीं होगा। उसके बाद पर्स वाला वो ट्रक अपना पूरा कचरा वहां पे गिराता है। तभी वहां पे राफेल को वो पर्स मिल जाता है और पर्स में बहुत सारे पैसे देख के वो काफी खुश हो जाता है। उसके बाद अपने दोस्त गाडो को बुलाता है और उसे भी उस पर्स में से 50% पैसा दे देता है और पैसे लेके गाडो कुछ अपने लिए खाने के लिए लेने जाता है। उसके बाद राफेल पर्स की बाकी चीजें निकाल के देखता है तो उसमें जॉस का आईडी मिलता है और एक लॉलीपॉप जैसी कुछ चीज मिलती है। उसके बाद वो लॉलीपॉप जैसी चीज को मुंह में लगा के देखता है तो उसको पता चलता है कि ये लॉलीपॉप नहीं, कोई तो चाबी है ये। उसके बाद उसमें जोश की बेटी का फोटो मिलता है। उसके बाद एक छोटा सा कैलेंडर मिलता है जिसमें जून 17 को सर्कल किया हुआ होता है। जोश ने जरूर किसी वजह से इस वर्ष को पुलिस से बचाने की कोशिश की थी, पर इन सब चीज़ों की अहमियत क्या है ये राफेल को नहीं पता था। दूसरी जगह फ्रेडी नाम का पुलिस ऑफिसर जोश को टॉर्चर करके पूछता है कि वो पैसे और वो पर्स किधर है। तभी एक पॉलिटिशियन फ्रेडी को कॉल करता है और कहता है कि अगर इलेक्शन के टाइम पे मेरी इमेज खराब हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी ऑफिसर कहता है कि सर आप फिक्र मत करिए, वो पर्स और पैसे मैं दोनों लेके आऊंगा। और कॉल कट करके वो ऑफिसर जोश को इतना मारता है कि मारते मारते जोश वहीं पे मर ही जाता है। उसके बाद फ्रेडी वहां से लैंडफिल के यहाँ पे आता है जहाँ पे सब ट्रक अपना कचरा फेंकते हैं। लैंडफिल के पास एक बस्ती है जहाँ पे सारे लोग लगभग उस लैंडफिल में काम करते हैं। वहाँ पे एक चर्च भी है और वहाँ के फादर उन सभी लोगों की मदद भी करते हैं। वहाँ पे ओलिविया नाम की एक सिस्टर भी होती है जो बच्चों को वहाँ पे पढ़ाती है। इतने में गाडो अपने हिस्से के पैसे से बहुत सारे स्नैक्स और चिकन लेके आता है। उसके बाद गाडो और राफेल दोनों चिकन स्नैक्स खा के मजे से वहाँ पे नहाने लगते हैं। उसके बाद वहाँ पे पुलिस ऑफिसर पहुंचता है और वो कहता है कि यहाँ पे एक पर्स गिरा हुआ है, वो अगर कोई ढूंढ के देगा तो मैं उसे $20 दूंगा। उसके बाद फ्रेडी वहाँ की फोटो लेने लगता है और उसमें वो गाडो की फोटो भी ले लेता है। उसके बाद फ्रेडी गाडो को देख के बोलता है कि अगर तुम वो खोया हुआ पर्स ढूंढ के दोगे तो मैं तुम्हें $1000 दूंगा। और ये सुन के गाडो का मुंह खुला का खुला रह जाता है, पर राफेल वो पर्स नहीं देना चाहता था। और जब फ्रेडी वहां से जाने लगता है तब वहां की कुक जोर से चिल्ला के बोलती है कि तुमने आज पूरा का पूरा मुर्गा लेके आया है, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। अब फ्रेडी ये सुन के उन दोनों लड़कों पे उसको शक हो जाता है और वो बिना कुछ बोले हंस के वहां से चले जाता है। गाडो पर्स दे के $1000 लेना चाहता है, पर राफेल कहता है कि अगर हम पर्स दे देंगे तो सिर्फ $1000 मिलेंगे और दिन पे दिन जितना टाइम हम पुलिस को घुमाएंगे पर्स की वैल्यू और बढ़ते जाएगी। क्या पता पर्स की वैल्यू 3000, 4000, 5000, 10,000 हो जाए, पर तब तक हमें पर्स को एकदम संभाल के रखना चाहिए। और इस काम के लिए वो अपने एक दोस्त के पास जाते हैं जिसका नाम रैट होता है और वो एक ड्रेनेज पाइप के अंदर ही रहता है और उसे एक स्किन बीमारी है, इसलिए वो ड्रेनेज के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं आता। रैट दरअसल में बहुत होशियार लड़का है, उसे पाइपलाइन के हर एक रास्ता और शॉर्टकट्स पता है। पर्स लेके रैट कहता है कि इसमें तो पैसे तो है नहीं, तो फिर मुझे क्यों दे रहे हो। तभी राफेल कहता है कि इस पर्स की भी बहुत कीमत है मेरे दोस्त, इस पर्स के लिए पुलिस हमें $1000 दे रही है और जब पैसे मिलेंगे तो हम तुम्हारा भी हिस्सा देंगे। तभी रैट कहता है कि मुझे 50% पूरा चाहिए। तभी राफेल इनकार करके जाने लगता है, पर रैट अपनी होशियारी दिखा देता है। वो उस पर्स की चाबी निकाल के अपने पास छुपा लेता है, पर राफेल देख लेता है और चाबी छीन लेता है। तभी रैट कहता है कि जितना पैसा वो पुलिस वाले तुम्हें दे रहे हैं उससे कई ज्यादा पैसा उस लॉकर में होगा जिसकी ये चाबी है, और मैं जानता हूँ कि ऐसी चाबी कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद रैट एक मास्टर प्लान बना के गाडो और राफेल को कहीं पे लेके जाता है और वो तीनों एक दूसरी ड्रेनेज पाइप से जाने लगते हैं। तभी उस ड्रेनेज पाइप का गैंगस्टर वो लोग से पैसे मांगता है यहाँ से गुजरने के लिए। तभी राफेल पैसे देके उसको मैनेज कर देता है और ड्रेनेज के रास्ते में उनको स्टेशन पे ले आता है। स्टेशन पे वेटिंग रूम होते हैं और वहाँ पे जो लॉकर्स होता है ये उन्हीं की चाबी होती है और लॉकर नंबर भी उस चाबी पे लिखा हुआ है, पर इतने गंदे कपड़े में अगर लॉकर खोलने जाएंगे तो गार्ड को शक हो जाएगा। उसके बाद वो लोग एक प्लान बनाते हैं। गार्ड जाके एक औरत का पर्स छीनने की कोशिश करता है जिससे कि गार्ड उसके पीछे भागने लग जाते हैं और मौका देख के रैट और राफेल उस चाबी वाले लॉकर को खोल देते हैं, पर उसके अंदर एक लेटर के सिवा और कुछ नहीं निकलता।
और ये देख के मानो जैसे उनकी टाई टाई फिश हो जाती है। और फाइनली वो तीनों लेटर लेके वहां से भाग जाते हैं और एक ट्रेन के द्वारा बच जाते हैं। और ट्रेन में वो लेटर पढ़ते हैं तो जोआ नाम के किसी आदमी ने इस लेटर को लिखा हुआ है जो कि एक जेल में है। और उस कवर में जॉस और उसकी बेटी की एक फोटो मिलती है और फोटोज के पीछे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। राफेल के दिमाग में एक ही बात उसको खाई जा रही थी कि एक लेटर, एक फोटो, कुछ नंबर के पीछे पुलिस इतना क्यों पड़ी हुई है। जरूर इसमें कुछ राज छुपा हुआ है। अब वो तीनों जोआ के बारे में पता करने लगते हैं। और जब फादर और ओलिविया दोनों बाहर किसी से बात कर रहे होते हैं तभी ये तीनों अंदर आते हैं और फादर के लैपटॉप पे जोआ का पूरा नाम डाल के उसके बारे में पता लगा रहे होते हैं। तो पता चलता है कि जोआ एक लॉयर है और उसने आम जनता के लिए बहुत सारे केसेस लड़े हैं और बहुत सारे आंदोलन किए हैं। पर अब वो जेल में। और तीनों उस आर्टिकल का प्रिंट आउट निकालते हैं। तभी फादर अंदर आके अपना लैपटॉप खोलने जाते हैं। तभी रैट उनसे कहता है कि मुझे भूख लगी है। तभी फादर उसको एक सैंडविच बना के देते हैं और फिर से अपने कमरे में जाने लगते हैं। लेकिन आर्टिकल अभी भी प्रिंट हो रहा है। फिर रैट सोचता है कि इनको अब रोकने के लिए मैं क्या करूं। फिर वो फादर को बुला के कहता है कि मुझे आशीर्वाद दो। तो फादर कहते हैं कि आज इसको क्या हो गया। और वो उसको आशीर्वाद दे के कहते हैं कि जा जा अब बाहर जाके खेल। और इतने में प्रिंट हो जाती है और गार्डो और राफेल उस प्रिंट आउट को लेके वहां से भाग जाते हैं। अब अगले दिन फ्राइडे उस लैंडफिल पे आता है और गार्डो और राफेल की तलाश में रहते, पर उसको दोनों नहीं दिखाई देते। तो वहां के एक लड़के से उन दोनों के बारे में पूछता है। तभी वो लड़का बताता है कि वो दोनों आज नहीं आए हुए हैं। और ये सुन के फ्रेडी को उनका शक कंफर्म हो जाता है कि पर्स ये दोनों के पास ही होगा। शाम के टाइम पे गार्डो कहता है कि जोआ को अगर ये लेटर मिल भी गया तो हमें पैसा तो दे नहीं पाए, इससे अच्छा हम पुलिस वाले को ही दे दे। पर राफेल नहीं मानता और सुसु करने के लिए चला जाता है। और सुसु करने के दौरान पुलिस उसको उठा के ले जाती है। गार्डो उसको बचाने के लिए जाता है पर तब तक पुलिस की गाड़ी वहां से निकल जाती है। उसके बाद गार्डो और रेड दोनों फादर के पास आते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। उसके बाद फादर पुलिस चौकी आते हैं और पता करते हैं तो वहाँ का ऑफिसर कहता है कि हमने किसी बच्चे को नहीं उठाया। और वो जाके फादर वहाँ पे लॉकअप भी चेक करते हैं। और पूरा पुलिस चौकी छान मारने के बाद राफेल वहाँ पे नहीं मिलता। दरअसल फ्रेडी राफेल को कहीं और जगह पे ले जाके उससे पूछताछ करता है और कहता है कि सीधे सीधे वो पर्स मुझे दे दो। पर राफेल कुछ नहीं बताता। तब फ्रेडी कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। उसके बाद फ्रेडी राफेल का मुंह कपड़े से बांध देता है और हाथ भी बांध देता है। उसके बाद पीछे बैठा देता है बिना सीट बेल्ट लगाए और गाड़ी को एकदम जिगजैग में भगाता है जिससे कि राफेल को आजू बाजू की टक्कर लगे। अब राफेल के मुंह से खून निकलने लग गया था और वो ये दर्द सह नहीं पा रहा था। और तभी उसने फ्रेडी को बताता है कि हाँ मैंने पर्स लिया हुआ है और उसमें कुछ पैसे भी थे मगर मैंने वो खर्च कर दिए हुए हैं। उसके बाद मैंने पर्स को फेंक दिया। पर फ्रेडी इतना बेवकूफ़ नहीं कि उसकी बातों पे विश्वास करे। उसके बाद राफेल को फिर से मारता है और टॉर्चर करता है और पूछता है कि सच सच बताओ कि पर्स किसके पास है वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पर फिर भी राफेल कुछ नहीं बोलता। तभी फ्रेडी अपने असिस्टेंट्स को बोलता है कि इसको ठोक दो। तभी उसका असिस्टेंट पूछता है कि आप सैंटोस को फिर क्या जवाब दोगे। पर फ्रेडी बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है और उसके असिस्टेंट भी राफेल को वहीं पे छोड़ के निकल जाते हैं। पर राफेल सैंटोस नाम याद रख लेता है। अगले दिन बस्ती के लोग राफेल को लेके आते हैं। वो जिंदा है मगर बहुत घायल है और फादर उसका फर्स्ट एड करते हैं। तो लड़के पूरा सच बताने के बजाय फादर को कहते हैं कि पुलिस वाले हमें एक पर्स के लिए परेशान कर रहे हैं। फिर फादर समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम लोग के पास वो पर्स है तो तुम लोग मुझे दे दो, मैं पुलिस को दे दूंगा। फादर के जाने के बाद रैट राफेल से पूछता है क्या मैं पर्स पुलिस को दे दूं। तभी राफेल गुस्से से कहता है कि मेरा मरा मुंह देखने के बाद दे देना। और कहता है कि ये पर्स के पीछे क्या कहानी है मैं जब तक पता नहीं करूंगा तब तक पुलिस को पर्स नहीं दूंगा। तभी रैट कहता है कि शाबाश मेरे दोस्त, मुझे यही तो सुनना था। अब हम तीनों मिलकर इस सीक्रेट का पता लगाएंगे। यहाँ गार्डो ओलिविया से कहता है कि आप कुछ करो वरना पुलिस राफेल को मार देगी। एक्चुअली मेरे अंकल लॉयर हैं पर वो अभी जेल में है और मैं एक ब्लैक इंसान हूँ और मेरे इतने गंदे कपड़े की वजह से मुझे कोई अंदर भी नहीं जाने देगा। और आप तो वाइट हो तो आपकी तो वहाँ जरूर चलेगी, इसलिए क्या आप मुझे जेल में लेके जाएंगी। और ओलिविया उसकी बात मान जाती है। एक्चुअली गार्डो की कोई अंकल नहीं है और ना ही कोई एडवोकेट है वो, और ना ही वो किसी जेल में है। एक्चुअली वो लेटर वाले एडवोकेट जिसका नाम जोआ होता है उससे मिलने के लिए बहाने बना रहा था। उसके बाद वो लेटर के एक एक शब्द और एक एक लाइन को याद करके जाता है जिससे वो जोआ को सब कुछ बता सके। तभी राफेल आता है और कहता है कि पुलिस वाले किसी सेंट्रोस करके इंसान का नाम ले रहे थे, शायद उसका भी इस कनेक्शन है इस कहानी से। तभी रेड कहता है कि सेंट्रोस एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है और बहुत खतरनाक आदमी है, क्या तुम्हें उसका घर पता है। तभी रेड कहता है कि इन सब पॉलिटिशियन के घर हमेशा बीच की साइड पे होते हैं। अगले दिन राफेल और रेड दोनों बीच की तरफ निकलते हैं और ओलिविया गार्डो दोनों जेल के लिए निकलते हैं। और रास्ते में ओलिविया ने गार्डो के लिए कुछ नए कपड़े दिलाए होते हैं। जेल का ऑफिसर ओलिविया का आईडी देखता है पर उसे अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं करता। उसके बाद ओलिविया कुछ पैसे देती है तो दोनों को अलाउ करता है। उसके बाद दोनों एडवोकेट जो से मिलते हैं। तभी वो एडवोकेट कहता है कि मेरा तो कोई पोता है ही नहीं। तभी ओलिविया गार्डो की तरफ देखती है और समझ जाती कि मुझे बेवकूफ बना के यहाँ पे लाया है। तभी गार्डो कहता है कि मैं जॉस एंजेलो का एक मैसेज लेके आया हूँ। और जॉस का नाम सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और उसे पूछता है क्या तुम जॉस एंजेलो को जानते हो। तभी गार्डो कहता है कि नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता कि वो कौन है, पर उनका एक लेटर मेरे पास पड़ा हुआ है। तो जोआ वो लेटर मांगता है। तभी गार्डो कहता है कि मैंने वो लेटर लाया नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेफ नहीं है, पर मैं एक एक वर्ड उसके याद करके आया हूँ, क्या आप सुनना चाहोगे। हाँ बेटा बताओ। उसके बाद गार्डो एक एक लाइन उस लेटर की उसको बताने लगता है
और जोआ को ऐसे फील होता है कि जैसे जॉस एंजेलो खुद लेटर मेरे सामने पढ़ रहा हो। हेलो अंकल, दूसरों की भलाई करने के लिए आप जैसे लोग कितने साल से इस जेल में हैं, लेकिन गंदे पॉलिटिशियन और रिश्वतखोर पुलिस वाले सब के सब बाहर घूम रहे हैं। मगर आप फिक्र मत करिए, आपको जेल से बाहर निकालने के लिए मैंने एविडेंस भी निकाल के रखा है। उससे सबको पता चल जाएगा कि सेंट्रोस एक भ्रष्ट आदमी है और आपको छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर ये लेटर मेरे सिवा कोई और पढ़ के बता रहा हो तो आप समझ जाना कि मैं मर चुका हूँ। इस लेटर में एक सीक्रेट कोड है जिसको डिकोड करके आप सेंट्रोस को क्रिमिनल ठहरा पाओगे। और लेटर होता है यहाँ पे खत्म। और ये सब सुन के जोआ अपने आंसू रोक नहीं पाता। तभी जोआ कहता है कि उस पर्स में और क्या चीज थी। तभी गाडो कहता है कि उसमें एक फोटो थी जिसके पीछे कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। उसके बाद जोआ वार्डन से अपनी बाइबल मांगता है, लेकिन विजिटिंग टाइम खत्म होने की वजह से वार्डन उसको बाइबल देने के लिए मना कर देता है। तभी जोआ गाडो से कहता है कि बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल से इस सोसाइटी को बचाने की जिम्मेदारी तुमने निभाई है। और फोटोज के पीछे जो नंबर है वो मेरी बाइबल के द्वारा ही डिकोड किया जा सकता है। तुम लोग कल आके वार्डन से मेरी बाइबल ले लेना, क्योंकि शायद मैं कल तक जिंदा ना रहूं। पर इस सोसाइटी की गंदगी साफ करने की जिम्मेदारी हम सबकी है और तुम्हारी भी। लेकिन वार्डन बाइबल देने के लिए $1000 मांगता है। उसके बाद गार्डो और ओलिविया दोनों अपने बस्ती में आ जाते हैं। यहाँ राफेल और रेड बीच देख के काफी खुश हो जाते हैं और वो आखिरकार सेंट्रोस के घर पे पहुंच ही जाते हैं। पर वहाँ गार्ड्स की कड़ी सिक्योरिटी होती है, इसलिए वो दोनों पीछे की दीवार फान के अंदर आने की कोशिश करते हैं। और वो जैसे ही वो नीचे उतरते हैं वहाँ पे एक कुत्ता उनके ऊपर भौंकने लगता है। तभी वहाँ पे हाउसकीपिंग का एक बंदा आता है और वो पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी राफेल कहता है कि अंकल, हम लोग फल तोड़ने के लिए आए थे। अगर मैं टाइम पे नहीं आया होता तो मालकिन का कुत्ता तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। तभी वहाँ की मालकिन हाउसकीपिंग वाले बंदे को चिल्लाती है कि उस कुत्ते को चुप कराओ जल्दी से। तभी राफेल और रेड दोनों छुप जाते हैं। तभी राफेल कहता है कि अंकल, वो मालकिन इतना आपको गाली दे रही थी, आपका मान सम्मान, आपकी कुछ इज्जत है कि नहीं यहाँ पे। अरे बेटा, मान सम्मान होता तो क्या मैं यहाँ पे आके काम करता, पर क्या करे, पैसे के लिए दो बात सुननी पड़ती है बेटा। और यहाँ पे इतनी टाइट सिक्योरिटी इसलिए है क्योंकि जॉस एंजेलो नाम का एक आदमी मेरे मालिक के $10 मिलियन और एक बड़ी बुक चोरी करके भाग गया है। दोनों बच्चे अपनी बातों में फंसा के उससे सच उगलवा लेते हैं। वो भी दुख का मारा बेचारा सब कुछ बता देता है और पूरी कहानी बताता है। इस घर का मालिक सेंट्रोस मेयर इलेक्शन में खड़ा होता है। उसने उस बुक में पैसों का लेन देन के पूरा हिसाब लिखा हुआ था और वो कंप्यूटर में सेव नहीं करता था। उसे लगता था कि कंप्यूटर कोई भी हैक कर सकता है, इसलिए वो बुक में लिखता था कि उसने किससे कितनी रिश्वत ली है, कितना उधार है, वगैरह वगैरह। और उस बुक को लॉकर में रखने की जिम्मेदारी जॉस एंजेलो का था और सेंट्रोस उस पर बहुत विश्वास करता था। पर एक दिन जॉस एंजेलो ने लॉकर में से $10 मिलियन चुरा लेता है और उसने उस बुक को भी चुरा लिया जिसमें पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ था। पर जॉस एकदम कमाल का आदमी था। उसने अपने मालिक की फ्रिज खराब कर दी थी। उसके बाद मालिक ने नया फ्रिज खरीद लिया और जॉस को जूना वाला फ्रिज दे दिया। फिर क्या था, जॉस ने पैसे और उस बुक को उस फ्रिज में ठुस के बाहर लेके आ गया। जॉस उस बुक का कुछ तो करने वाला था, पर उससे पहले ही वो पकड़ा जाता है और पुलिस ने पकड़ के उसे मार डाला। उसके बाद राफेल और रेड दोनों वहां से घर पे आ जाते हैं। उसके बाद गार्डो राफेल और सभी को बताता है कि हमें $1000 चाहिए, वरना बाइबल हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइबल की मदद से उस फोटो के पीछे नंबर को हम डिकोड कर सकते हैं और सेंट्रोस को जेल भेज सकते हैं। तभी ओलिविया कहती है कि तुम बच्चे हो के इतनी बड़ी बड़ी सिचुएशन कैसे हैंडल करो। तभी गार्डो कहता है कि जॉस एक अच्छा आदमी था, उसने सेंट्रोस को फंसा के अपने अंकल और इस सोसाइटी को बचाने की कोशिश की थी। हमने हमारी लाइफ में कोई भी अच्छा काम नहीं किया, पर कम से कम उनकी मदद तो कर सकते हैं कि जो अच्छा काम करना चाहते हैं। आप सिर्फ $1000 का बंदोबस्त कर दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। ओलिविया को सिर्फ ये डर है कि इन बच्चों के साथ में कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो बैकअप प्लान के लिए अपना वो कैमरा ऑन करती है और राफेल को कहती है कि शुरू से लेके अभी तक क्या हुआ डिटेल्स में बताओ। तभी राफेल कहता है कि मेरा नाम राफेल है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं मर चुका हूँ। अब पुलिस मेरा पीछा कर रही है और मुझे मार डालना चाहती है। और ये सब हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है। उसके बाद ओलिविया रैट और गार्डो दोनों का बयान भी रिकॉर्ड करके ले लेती है और इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है और वो तीनों पुलिस को देख के वहाँ से भाग जाते हैं और कैमरा भी पलंग के नीचे गिर जाता है। फ्रेडी ओलिविया को धमकी देता है कि तुम जेल में उस एडवोकेट से मिलने क्यों गए थे, मुझे बताओ। ये बच्चे तो फंसेंगे ही फंसेंगे, पर तुम भी जिंदा नहीं बचोगी, क्योंकि ये जगह थोड़ी देर में जल के राख होने वाली है। इतना बोल के वहां से वो चले जाता है और थोड़ी देर में सारे घर जल के राख हो जाते हैं। सब के सब लोग सड़क पे आ जाते हैं। औरतों और बच्चों को फादर चर्च में ले जाते हैं और इसी बीच रेड्स फादर के $1000 चुरा लेता है और उनके लिए एक ड्राइंग भी बना के रखता है कि सॉरी फादर। और फादर सोचते कि ये लड़की ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगले दिन गार्डो पैसे लेके वार्डन के पास जाता है और रैट और क्राफेल वहाँ पे छुप के उसको देखने लग जाते हैं। गार्डो वार्डन को पैसे देता है और बाइबल लेता है। सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि वार्डन ने उनके साथ में धोखा किया है और वार्डन गार्डो को पकड़ लेता है और उस जगह को पूरी तरह से पुलिस ने घेर लिया होता है। फिर अब क्या होगा, पर तीनों लड़कों ने ऑलरेडी एक बैकअप प्लान बना के रखा था कि अगर वार्डन ने धोखा दिया तो क्या करेंगे। तो देख गार्डो, अगर तेरे को वार्डन पे थोड़ा भी शक होता है तो तू स्क्रू ड्राइवर पे उसके फेस पे वार कर देना।
अब गार्डो वैसे ही करता है और वहां से भाग जाता है और भागते भागते उसे राफेल की बात याद आती है कि नीचे रैट खड़ा होगा और बाइबल को बड़ी सावधानी से फेंकना है, किसी को पता ना चले। और रैट, तुम तेज भागोगे तो पुलिस को शक होगा, इसलिए तुम एक जेंटलमैन की तरह स्लोली चलना है। पर रियलिटी में पुलिस वाले गार्डो को देख लेते हैं कि बाइबल वो नीचे फेंक रहा है और रैट बाइबल पकड़ लेता है, मगर वो जेंटलमैन की तरह चलने की बजाय जोर जोर से भागता है क्योंकि पुलिस उसके पीछे भाग रही होती है। उनका प्लान फ्लॉप तो नहीं गया, पर इतना भी ठीक नहीं गया। उसके बाद पुलिस से बच के वो एक पुरानी बिल्डिंग में जाके छुप जाते हैं, पर अभी उन्हें ये नहीं पता कि उस नंबर को बाइबल से कैसे डिकोड करना है। बहुत सोचने के बाद, बहुत समझने के बाद वो समझ जाते हैं कि उसमें 4 सेट ऑफ नंबर हैं। पहला है बाइबल का पेज नंबर, दूसरा है चैप्टर नंबर, तीसरा है पैराग्राफ नंबर और चौथा है उस पैराग्राफ में शब्द का नंबर। और उन्हें डिकोड करके कुछ जानवरों के नाम मिलते हैं, जैसे कि गाय, शेर, घोड़ा और भालू। फिर वो पर्स में से एनिमल लॉटरी वाली पिक्चर निकालते हैं। उसमें हर एनिमल की पिक्चर पे एक ग्रुप नंबर लिखा होता है और उन नंबर को एक दीवार पे लिखते हैं। पर ये तो कोई फोन नंबर लगता है। इसी बीच गार्डो कचरे में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा होता है, तभी वो वहाँ पे पुलिस वालों को दिखता है। तुरंत राफेल और रैट को खबर करता है और वो बिल्डिंग के पीछे के रास्ते से नीचे उतर आते हैं। वहाँ सीरिया की लड़की इन तीनों की मदद करती है और उनको बाइक पे वहाँ से भगा देती है। फ्रेडी उन बिल्डिंगों में जाके देखता है, दीवार पे उन बच्चों का लिखा हुआ वो नंबर वो देख के समझ जाता है कि इन्होंने कोई सिक्योरिटी कोड डिकोड कर लिया है और ये एक वो नंबर है जिसको फ्रेडी अपने फोन से कॉल करता है। और तभी उसी वक्त राफेल भी एक पब्लिक बूथ से उसी नंबर पे कॉल करता है। तभी राफेल को वो नंबर कनेक्ट हो जाता है, पर फ्रेडी को उसी टाइम पे वो नंबर बिजी दिखाता है। यहाँ राफेल बहुत देर तक वेट करता है, पर उस साइड से किसी की आवाज नहीं आती। सिर्फ एक कंप्यूटराइज वॉइस आती है कि ये कब्रिस्तान है और आप कॉल करें। तीनों उस क्लू की तलाश में वो कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत सारे कब्र होते हैं, तो क्लू कैसे ढूंढेंगे, बेकार का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये बोल के गार्डो और रेड वहां से जाने लगते हैं। पर राफेल सोचता है कि उस पर्स की सारी चीजें हमने यूज कर ली, लेकिन उसमें एक कैलेंडर था, वो हमने यूज नहीं किया। उसमें जॉस एंजुले ने 17 जून को मार्क करके रखा था। राफेल देखता है कि हर कब्र पे एक डेट लिखी हुई है। अब राफेल 17 जून वाली कब्र को ढूंढता है और वो जॉस एंजुलो की बेटी पिया एंजुलो की कब्र पे पहुंचता है। वहाँ जॉस की एक चेन होती है, उसको निकाल के राफेल पहन लेता है। तभी पीछे से कुछ आवाज आती है और वो मुड़ के देखता है कि जॉस की बेटी वहाँ पे खड़ी है। और राफेल घबरा के पूछता है कि अरे तुम तो मर चुकी हो ना। तभी पिया कहती है कि मैं मरी नहीं, जिंदा हूँ। मेरे पापा ने मुझे यहाँ पे छुप जाने के लिए कहा था, पर वो लौटे ही नहीं और यहाँ मुझे बहुत भूख लगी हुई है। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं खाना लेके आता हूँ। इतना बोल के वो अपने दोस्तों को बुलाने चले जाता है, लेकिन वो फ्रेडी के कब्जे में होते हैं। फ्रेडी पूछता है कि कब्र किधर। राफेल अपने दोस्तों को बचाने के लिए कब्र की ओर इशारा कर देता है। फ्रेडी बड़ा खुश होता है और उस कब्र को तोड़वा देता है। अंदर $10 मिलियन और वो बुक होती है। तभी फ्रेडी सेंट्रोस को इन्फॉर्म करता है कि सर वो बुक मुझे मिल गई है, लेकिन यहाँ पैसे कहीं नजर नहीं आ रहे सर। तभी सेंट्रोस फ्रेडी से कहता है कि मुझे पैसे की चिंता नहीं है, मुझे बस वो बुक चाहिए। ये तो बड़ा शातिर पुलिस वाला निकला। अब क्या पूरे 10 मिलियन इसी के हो जाएंगे? और तीनों लड़के कुछ भी नहीं कर पाते। और तभी पीछे से पिया एक बड़े पत्थर से फ्रेडी के सर पे मार देती है और वो नीचे गिर जाता है और उसके सर से बहुत खून निकलने लगता है। और यही मौका होता है कि तीनों उसको धो डालते हैं। तभी राफेल उसकी गन निकाल के उसके ऊपर तान देता है, लेकिन उसे वो शूट नहीं करता और वहाँ के सारे पैसे और बुक लेके वो वहाँ से भाग जाते हैं। और फ्रेडी वहाँ से हिल भी नहीं पाता। बच्चे उन पैसों में से थोड़ा पैसा फादर के टेबल पे रख देते हैं और फादर के ड्रॉ से $1000 चुराए हुए वो पैसे भी वो वहाँ पे रख देते हैं। और इतना ही नहीं, लॉयर जॉय का बाइबल और सेंट्रोस की रिश्वतखोरी की हिसाब किताब की बुक, वो सब कुछ वहाँ पे रख के जाते हैं। और ये सब देख के फादर एकदम हैरान होते हैं कि ये सब किसने किया है। इन सब चीजों के बीच में रैट की बनाई हुई एक ड्राइंग होती है, जिसमें उसने पैसे चुराने के लिए सॉरी कहा होता है और उस ड्राइंग के पीछे उसने एक स्माइली फेस बना के रखा है। फादर समझ जाते हैं कि ये लड़कों ने कितना बड़ा काम कर दिया है और वो बुक देख के फादर समझ जाते हैं कि सेंट्रोस कितना बड़ा क्रिमिनल है। यहाँ ओलिविया उन बच्चों के रूम में जाके उस कैमरे को देखती है जिसमें उसने उन बच्चों का बयान रिकॉर्ड किया था और वो उस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर देती है। गार्डो और राफेल कचरे के ढेर के बाजू में बैठ के सोचते हैं कि हम इतने सारे पैसे का हम क्या करेंगे। तभी राफेल कहता है कि हम सेंट्रोस जैसे पैसे वाले नहीं है कि करोड़ों कमाते हैं फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती और पैसा करके पागल हो जाते हैं। यहाँ $10 हमें मिल जाए तो हम उसमें खुश है, हम वैसे वाले लोग हैं। इतना बोल के वो दोनों बहुत सारा पैसा उस कचरे के ढेर में उड़ा देते हैं। हवा में सिर्फ पैसा ही पैसा उड़ता है और कचरा बीनने वाले पैसा उठा के बहुत खुश हो रहे होते हैं। उसके बाद राफेल, गार्डो, रैट और पिया और थोड़ा सा पैसा बचा के कोई अच्छी जगह की तलाश में वो निकल जाते हैं जहाँ वो चैन से रह सके। फादर उस बुक को मीडिया के सामने रखते हैं। उसके आधार पर और ओलिविया के यूट्यूब वाले वीडियो के आधार पर सेंट्रोस को अरेस्ट कर लिया जाता है। इन लड़कों के वीडियो को 8 मिलियन व्यूज मिल जाते हैं और सभी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये बच्चे मीडिया से दूर, लोगों की भीड़ और चकाचौंध से दूर एक बीच पे मजे कर रहे होते हैं और यही खुशी से रहने का फैसला करते हैं। और इनकी खुशी के साथ ही ये पिक्चर यहाँ पे खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी है आपको मूवी, जहाँ एक छोटे से पर्स ने इस बच्चों की जिंदगी बदल दी।
और पिया को अपने कुछ दोस्त से मिलके उसकी आगे जिंदगी जीने के लिए। और सबसे अच्छा पार्ट आपको मूवी में क्या लगा, आप कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे डेली लेटेस्ट हॉलीवुड मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।